चलिए अब नजर डाल लेते हैं हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी पर। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम के मानेसर के पातली हाजीपुर गांव में पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने फ्लिपकार्ट के क्षेत्रीय वितरण केंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शिरकत की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के मानेसर के पातली हाजीपुर गांव पहुंचे। पातली हाजीपुर में बनने वाले फ्लिपकार्ट के क्षेत्रीय वितरण केंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। माना यह जा रहा है कि ये अब तक फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होगा और यहीं से न केवल गुरुग्राम बल्कि आसपास के जिलों में तमाम उन लोगों को फायदा होगा जो फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। उनका सामान वक्त पर पहुंचेगा तो वहीं औद्योगिक नगरी में फ्लिपकार्ट का बड़ा वेयर हाउस खुलने से निवेशकों को निवेश करने में और आसानी होगी। आज के अपने इस कार्यक्रम में हमारे हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, हमारे फ्लिपकार्ट ग्रुप के सीसीओ श्री रजनीश कुमार जी, हेड ऑफ द सप्लाई चेन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस फ्लिपकार्ट ग्रुप श्री हेमंत बद्री जी, श्री साकेत चौधरी जी सीएफओ फ्लिपकार्ट ग्रुप, श्री सत्यप्रकाश रावता जी हमारे विधायक, डीसी साहब, सीपी साहब उपस्थित, यहाँ सभी फ्लिपकार्ट से संबंधित मैनेजमेंट के लोग, हमारे यहाँ के वर्कर्स, शुभचिंतक, पत्रकार, छायाकार मित्रों, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जिसको कहना चाहिए फ्लिपकार्ट का, आज जिसका ग्राउंड ब्रेकिंग, जिसको हम अपने शब्दों में भूमि पूजन कहते हैं, इसका शुभारंभ किया है। और मैं पूछ रहा था रजनीश जी से कि टाइमलाइंस क्या रखी हैं। उन्होंने बताया कि 2 साल में पूरा ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा और हमारा डिलीवरी सिस्टम वो चालू हो जाएगा। एक बहुत अच्छा साइज का जिसको कहना चाहिए, जैसा बताया कि एशिया का सबसे बड़ा एक ऐसा ही सप्लाई चेन का हमारे यह बनेगा। 140 एकड़ में इसका फैलाव है। जैसा बताया कि 10,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और एक अनुमान से हर महीने 50 करोड़ लोगों को यानी ग्राहकों को यहाँ की माल की सप्लाई हो सकेगी। देश की 40% आबादी, एक बहुत बड़ा एक सिस्टम देश में खड़ा होने जा रहा है। लगभग 1400 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। तो इस नाते से इस ग्रुप की जो विशेषता है वो अपने आप में बखूबी वर्णन लायक है। मेरा एक इसमें दूसरा दृष्टिकोण है कि आखिर ये कहीं भी अपना इस प्रकार का वितरण केंद्र ये बना सकते थे, देश में बहुत जगह है, लेकिन इन्होंने हरियाणा में ही बनाया है। ये ठीक है, उसमें कुछ प्रयत्न हमारा रहा होगा, लेकिन उस प्रयत्न को मैं तो इसलिए थोड़ा कम देता हूं, आखिर जिसने काम करना उसके मन की मर्जी है कि नहीं है। क्योंकि एक व्यावसायिक एक कार्यक्रम है, कोई चैरिटेबल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके खोल लेंगे। तो जब इतना बड़ा ग्रुप यहाँ अपना संस्थान खोल रहा है, इसका मतलब इनका विश्वास बड़ा है। हरियाणा में इस प्रकार से विश्वास करने वाले लोग, इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। ये जो दुनिया भर के प्रचार लोग कर देते हैं कि हरियाणा में तो इंडस्ट्री गई है, हरियाणा तो कोई बेरोजगारी हो गई, हरियाणा से यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। हरियाणा इज द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री। उसके अपने कई कारण हैं। ये ठीक है कि नेशनल कैपिटल की विसिनिटी में है, एयरपोर्ट की हमको एक अच्छी सुविधा
इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मिली हुई है। लेकिन इतना मात्र नहीं, हरियाणा में अपने आप में जो हमने फैसिलिटेट किया है चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके दक्षिण हरियाणा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो केएमपी रोड हो, चाहे हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर हो, चाहे 17 नेशनल हाईवेज जिसमें से आधे पूरे हो चुके हैं, आधे पर निर्माण चल रहा है, चाहे रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सर्विस है, यह हमारा नांगल चौधरी में जो लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है, डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, ये सब इस क्षेत्र की एक, ये कहना चाहिए कि उभरता हुआ जो इस दृश्य है इस इलाके का। गुरुग्राम जो है अपने आप एक आइकन सिटी है सारी दुनिया में। गुरुग्राम का नाम कहीं भी जाके पूछ लो। 500 फॉर्चून कंपनीज में से अब 400 कंपनीज के यानी ऑफिसेस वो गुरुग्राम में खुल चुके हैं। तो एक इंटरनेशनल लेवल जैसे एक सिटी का होता है, उस प्रकार से ये सब है। तो यही एक कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ आ रही हैं। मारुति के बारे में बहुत चर्चा थी। मारुति तो अब शायद गुजरात चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, वहाँ चली जाएगी। जितना बड़ा एरिया, लगभग 900 करोड़ 800 एकड़ भूमि पर खरखोदा में HSIDC की जमीन उनको दी हमने, उस पर वो बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। और जितने प्रोजेक्ट अभी तक हैं, चाहे उनका मानेसर है, गुरुग्राम का है, बाकी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो खरखोदा में होगा। तो ये हजारों लोगों को रोजगार, और इसमें से जो एक इकोनॉमी का साइज वो प्रदेश का बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा देश को भी लाभ है। मोदी जी ने एक विचार मन में लाए हैं वो कि दुनिया में अभी हम 5वें स्थान पर हमारी गिनती होती है अगर हम इकोनॉमिक दृष्टि से देखें, लेकिन हम कैसे 3वें स्थान पर पहुंचे, कैसे हम जल्दी से जल्दी $5 ट्रिलियन क्लब के सदस्य बने। $5 ट्रिलियन क्लब का मतलब है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एक ताकत, उसके हम सदस्य बन जाएंगे। और उसमें हरियाणा का अपना योगदान है। 24-25 के अंत तक मुझे लगता है कि 15 लाख करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी ये देश के जीडीपी के अंदर योगदान करेगी। जीएसटी कलेक्शन को लेकर भी सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा राज्य इसमें बेहतर कर रहा है। पर कैपिटा इनकम हरियाणा का आज भी हाईएस्ट है। हमारा जो जीएसटी कलेक्शन पर कैपिटा हरियाणा का अमंग लार्जर स्टेट्स वो हाईएस्ट है। छोटी स्टेट्स में गोवा है, सिक्किम है, उसमें तो हमारे से ज़्यादा हो सकता है। छोटी स्टेट है, कंजम्पशन अच्छी है, क्योंकि ये कंज्यूमर स्टेट्स को जीएसटी ज़्यादा आता है। प्रोडक्शन स्टेट्स जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा करते हैं। तो हम कलेक्शन करने के बाद जो कंज्यूम करेंगे वो बचेगा, बाकी देश के काम आएगा। जो इस थ्योरी को जानते हैं उनको पता है। तो मित्रों, फ्लिपकार्ट जैसा ये संस्थान, ये जो वेयर हाउस बना है, वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स को भी हमने उद्योग का दर्जा दिया है। तो उद्योग के नाते से जितनी हमारी फैसिलिटीज हैं वो सब वेयर हाउस को भी मिलती हैं, लॉजिस्टिक हब को भी मिलती हैं। और इनके नाते से आगे जो फैलाव होता है, क्योंकि इस उद्योग में चेन है, इस चेन में एक इनके लिए सप्लाई चेन है, एक ये आगे सप्लाई चेन बनाए हुए हैं। तो इनकी सप्लाई चेन में हमारा जो रॉ मटेरियल है, एग्रीकल्चर स्टेट होने के नाते से, तो हमारी जो एग्रो इंडस्ट्री है, जिसमें फ्लिपकार्ट ने मेरी रुचि दिखाई है, चाहे वो प्रायरली से प्रोडक्ट बनाने की बात हो, चाहे कोई और प्रोडक्ट बनाना हो, या फिर जो हमारे फूड प्रोसेसिंग के जो यूनिट्स हैं, उन यूनिट से अच्छे ब्रांड बना करके, पैकेजिंग अच्छी करके, सर्टिफिकेशन करके, वो सामान भी इनसे जो करार हुआ है उसके अंदर उनको प्राथमिकता देंगे। इसी प्रकार जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जिसकी चर्चा कर रहे थे हमारे गुरमीत सिंह जी, रजनीश जी, तो उसकी चर्चा भी मैंने इनसे की। मैंने कभी हमारे 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, 5 लाख महिलाएं उसकी मेंबर्स हैं। उनके घर के रोजी रोटी का एक विषय है। अच्छी चीज़ें, बहुत एक कंपटीशन में जिसको कहना चाहिए, अच्छा नेशनल लेवल की भी चीज़ें उसमें काफ़ी हैं, मैंने स्वयं देखी हैं। उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, सर्टिफिकेशन करके और हम इनको उपलब्ध कराएंगे, वो पूरे देश में उसकी सप्लाई हो सकती है। ऐसे हमारे FPOs हैं,
फार्मर्स प्रोड्यूसिंग सेंटर, उनमें भी जो प्रोडक्शन होती है उसके साथ भी सीधा करार हो सकता है। तो एक प्रकार का, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो रोजगार है, और चाहे प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, हर दृष्टि से ये अपने आप में ये सेंटर प्रदेश के लिए हितकारी है, प्रदेश के लिए हितकारी है, विन विन सिचुएशन है। कंपनी भी ग्रो करने का उनको एक अवसर है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये लगातार बढ़ रहा है, एक्सपेंशन लगातार हो रहा है। मानेसर, गुरुग्राम का तो विकास काफी हुआ, मानेसर की साइड का विकास अभी आगे बढ़ रहा है, और कुछ दिनों के बाद मानेसर से आगे इसी ये जो हमारा एरिया है फ्लिपकार्ट का, इसी में साथ बाजू लगते 10,000 एकड़ में जंगल सफारी ये विकसित होने जा रहा है। और उस जंगल सफारी के विकास के कारण से न केवल नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल के भी टूरिस्ट वो यहाँ आते हैं, आएंगे। अब ये ठीक है कि यहाँ अभी जैसा डिप्टी सीएम साहब ने रखा कि एक हम यहाँ कोई सेंटर अपना जिसको रिटेल आउटलेट कह सकते हैं, उसका कोई कुछ कठिनाइयाँ हैं कि रिटेल आउटलेट शायद अभी होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसमें से कोई रास्ता निकालेंगे। न भी रिटेल आउटलेट होगा तो जो आसपास की आबादी के रिटेल आउटलेट ये जहाँ सप्लाई करेंगे वहाँ तो आएंगे ही लोग, वहाँ आएंगे तो उसमें से कंजम्पशन बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगा। एक कठिनाई थोड़ी जो ध्यान में आती है वो आती है हमारे जो गांव-गांव में, शहर में जो रिटेलर्स, जो किराना मर्चेंट्स, जो इस प्रकार के जनरल स्टोर्स इन प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं, वहाँ एक चिंता का विषय हो जाता है कि हमारे काम का क्या होगा। हालांकि मुझे लगता है बढ़ती आबादी के कारण से उनका भी कोई कम काम नहीं होता और ये भी एक्सपेंशन होना ही होना है। लेकिन एक मैं ज़रूर अपनी ओर से आपके जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको आप ये विषय सामने रखें उनके सामने कि हम ऐसे जो दुकान वाले हैं, जो ऑलरेडी दुकानदार हैं, उनके बच्चे अगर आपकी चेन में जुड़ना चाहते हैं तो उनको प्रायोरिटी दीजिए। मानो कहीं अगर थोड़ा अंतर पड़ता भी है तो उनके परिवार का एक सदस्य यदि आपके साथ जुड़ करके इसमें बिजनेस का अपना स्कोप ढूंढता है या एम्प्लॉयमेंट का स्कोप ढूंढता है, उसको भी उसका एक उतना ही शेयर मिलने की संभावना बन जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज जो पहले से चल रही है उसमें आगे कैसे बढ़ना है ये तो हमारी चिंता है, लेकिन उसमें से अगर कहीं किसी भी सेक्टर में थोड़ा पीछे हटने की बात आती है तो ये असंतोष पैदा करता है समाज में। तो इसका जरूर ध्यान रखेंगे। इस नाते से जितने ये सारे कार्यक्रम आपने चलाए हैं, इसके अंदर हमारी सरकार की ओर से जो सुविधाएं आपको पहले दी हैं वो तो है ही हैं। आगे किसी प्रकार का कोई भी सरकार की ओर से आपको कोई सहयोग चाहिए उसको देने के लिए हम तैयार हैं। सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा कि आपकी मांग हम पूरी कर रहे हैं। शोरूम के लिए हाइट का दायरा हमने बढ़ा दिया है। ऐसे में आश्वस्त रहे कि जनता आपके कार्यों से दुखी ना हो, जनता के प्रति ईमानदार रहे। इस प्रकार के वेयर हाउसिंग में प्लॉट का एरिया तो अपने आप में होता ही है उसका कंसर्न। 140-45 एकड़ जो ली है इन्होंने जमीन को पैसे दे करके खरीदा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका कंसर्न था कि स्टोरेज के लिए हमको हाइट ऊंची चाहिए, तो हमने 15 मीटर की जो सामान्य हाइट अलाउड होती है उसको बढ़ा के शायद 21 मीटर कर दिया। यानी बिना पैसे के खर्च के 40% स्पेस ये उसी में मिल गया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक सुविधा हमने दी है। और उसमें जो पैसेज है, मार्ग है, जिसकी यानी दूरियां जो आपस में दो स्टोर्स के बीच में या रोड के बीच में, उसको भी इनकी आवश्यकता के हिसाब से हमने उनको बढ़ाया है। सोनीपत का जो यहीं से वर्चुअल तरीके से जो वहाँ भी एक सेंटर है, शायद उसका रिटेल सेंटर आपने बनाया है, सोनीपत का रिटेल पूर्ति सेंटर है। तो रिटेल पूर्ति सेंटर वहाँ भी बड़ा एक स्वरूप उसका है, उसको भी 2000 लोगों की रोजगार वहाँ अलग से मिलेगा। तो इसका भी लाभ आपको होने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस नेटवर्क से जो हरियाणा का लाभ हो रहा है और उसी में हरियाणा के साथ साथ देश भर के लोगों को ये जो सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, इस सपोर्ट सिस्टम में बढ़ोतरी होगी। हमने इनको जो सुविधाएं मैं देख रहा था, स्टाम्प ड्यूटी में जो इन्होंने पे की है 100% रिफंड ये हमने इनको किया है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो साल भर में आती है, 7 साल तक 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वो रिफंड की जाएगी। ईडीसी की जो ईडीसी का खर्च होना है उसकी भी 50% की प्रतिपूर्ति वो की जाएगी। हम चूंकि ये एक नोशनल
एक लॉस तो हम कह सकते हैं, एक्चुअल लॉस हमारा भी नहीं है, इन्होंने हमें दिया, हमने इनको वापस कर दिया, लेकिन उसके बाद जो अलग से लाभ होंगे वो स्टेट को जरूर होंगे। तो इस नाते से इस वेयर हाउसिंग के नाते जो भी हमने किया है, मैं तो अब इतना ही एक अपील करूंगा कि किसी भी बिजनेस में, किसी भी इस प्रकार के औद्योगिक सेंटर में इसको सफल करने के लिए कुछ मूल बातें, मूल मंत्र होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रस्ट। जैसा ट्रस्ट आपने हरियाणा सरकार पर किया है, ऐसे आप अपने सिस्टम को ऐसा खड़ा करें कि कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विस्तार को लेकर जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि रोजगार के साधन बढ़ेंगे। सरकार ने वादा किया है कि चाहे निजी क्षेत्र हो चाहे सरकारी क्षेत्र हो, सभी में युवाओं को नौकरी मिलेगी। बेरोजगारी का स्तर प्रदेश से कम करना है, कोई भी युवा बेरोजगार ना हो ये ध्यान रखना है और इसी के आधार पर उद्योगों को बढ़ाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक लेकर आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत माता के जयकारे और मोदी है तो मुमकिन के नारों के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक लेकर आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। इसके साथ ही सीएम ने सभी महिलाओं को इसके लिए बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के इस कदम की सराहना करता हूं कि लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है, जिससे बहनों की भागीदारी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के हरियाणा भवन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंची महिलाओं से सीधा संवाद कर रहे थे। ये महिलाएं नए संसद भवन में पहुंचकर इस विधेयक के संबंध में चल रही चर्चा को देखने पहुंची थी। सभी महिलाएं पहले दिल्ली के हरियाणा भवन में इकट्ठा हुई और जहां से अलग अलग समूहों में वे नए संसद भवन के लिए रवाना हुई। इस दौरान उन्होंने हरियाणा भवन दिल्ली में उपस्थित मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से मुलाकात की और लोकसभा में विधेयक पारित होने की खुशी जाहिर करते हुए उनका धन्यवाद प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का आग्रह किया। महिलाएं इतनी खुश थी कि वे वहां बज रहे ढोल नगाड़ों पर नाचने लगी। उन्होंने मोदी है तो मुमकिन है कि नारे पर भी पूरा जोश लगाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़, लोकसभा सांसद श्री संजय भाटिया, नायब सिंह सैनी, राज्यसभा सांसद श्री कृष्णलाल पवार, पूर्व सांसद कैलाश सैनी, पूर्व विधायक लतिका शर्मा व नरेश कौशिक समेत कई गणमान्य व्यक्ति इस दौरान मौजूद थे। महिलाओं के साथ सीधे संवाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये दिन बेहद महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक है, क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने के पश्चात राज्यसभा से भी पारित हुआ है। उन्होंने कहा कि ये बेहद ही सराहनीय कदम है तथा मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से आई महिलाओं के चेहरों पर खुशी की चमक साफ नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में पहले ही स्थानीय स्वर शासन संस्थाओं तथा पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है। हम चाहते थे कि लोकसभा व विधानसभा में भी इस प्रकार का प्रावधान हो और आज वो दिन आ गया है। उन्होंने बताया कि नए संसद भवन में विशेष सत्र बुलाकर पहले ही दिन महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत करके ऐतिहासिक कार्य किया गया। अब ये विधेयक राज्यसभा में भी पास हो गया है। उसके उपरांत देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में ये विधेयक जाएगा और तत्पश्चात ये विधिवत रूप से कानून बन जाएगा। उन्होंने कहा कि ये ऐसा प्रावधान किया गया है जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सदा याद रखा जाएगा। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में हमने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य किए हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कार्य 22 जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी की पहल के अनुसार किया गया था।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में उस समय लिंगानुपात 871 था, जो अब 923 से 926 तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि बेटियां व महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है, जिसका उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि एक शिक्षण संस्थान में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची में 20 में से 19 बेटियां थीं। उन्होंने कहा कि बेटियों के साथ साथ बेटों को भी आगे बढ़ाना है, तभी समाज में संतुलन अच्छा रहेगा। आज के दिन तो मुझे सबके चेहरों पर ऐसी रौनक नजर आ रही है, जैसे पता नहीं चंद्रयान तो यहाँ से ऊपर गया था, इनको लगता है कि चंद्रयान समेत चंद्र को ही लेके आ गए हमको। आज के इस दिन पर मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभारी हूं, उनको इस बात की सराहना करता हूं कि एक लंबे समय से जो एक मांग चली आ रही थी कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, इस राजनीतिक क्षेत्र में, इस चुनावी प्रक्रिया में हमारी बहनों की, माताओं की, इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। ये भी ठीक है कि हरियाणा अपने आप में गवाह है इस बात का कि हमने अपने स्थानीय स्वशासन में, चाहे पंचायती राज है, चाहे नगरीय शासन है, उसमें हमने पहले से ही 50% का प्रतिनिधित्व तय कर दिया था। और उस समय हमें बड़ा एक ऐसी पोजीशन आती थी जब हमारे मीडिया के मित्र पूछते थे कि आपने यहां तो कर दिया है, लेकिन विधानसभा लोकसभा में कब होगा, तो हम हमेशा की बात कहते थे कि राष्ट्रीय स्तर का एक कानून जब तक नहीं बनता है, पार्लियामेंट जब तक इस विषय में आगे नहीं बढ़ाती विषय को, तब तक हम तो नहीं इसमें कुछ कह सकते। लेकिन देखिए वो दिन आ गया, स्पेशल सेशन बुलाया गया, स्पेशल भवन, मुझे लगता है शायद भवन का जो निर्माण हुआ होगा सोच समझ के किया होगा कि इतना बड़ा काम इस नए संसद भवन के अंदर जाके किया जाएगा। पहले दिन ही ये बिल पेश हुआ, पास हुआ और राज्यसभा में पास होगा, फिर सभी देश की जो विधानसभाएं हैं उनमें ये बिल जाएगा, फिर उसके बाद फाइनली ये एक प्रकार का एक कानून बन जाएगा। और उसकी सारी प्रक्रियाएं जो आगे चलेंगी, 2029 का जो चुनाव है उससे पहले पहले सब प्रक्रियाएं होने के बाद उस समय बहनें और अधिक मुस्कुराएंगी, और जिन बहनों के चुनाव लड़ने के कारण से हमारे दूसरे बंधु थोड़ा उस समय उनके चेहरे देखने वाले होंगे, क्योंकि कल रात को मेरे पास सांसद मिलकर के आए थे, कह लगे हम पास कर रहे हैं, अपने आप ही पास कर रहे हैं, अपने आप को रास्ते से हटाने के लिए। एक आनंद की बात थी, आनंद ले रहे हैं सब, लेकिन फिर भी एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि बहुत ही एक महिलाओं के सशक्तिकरण के नाते से याद रखा जाएगा। वैसे तो हरियाणा में हम अपनी मातृशक्ति महिलाएं, बेटियां, बहनें, उनके लिए कई काम जो हमने किए, उसमें एक मूलभूत काम जो था 2015 में 22 जनवरी को जो हमने एक सम्मेलन कराया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, पानीपत में ही प्रधानमंत्री जी के स्वयं के इनिशिएटिव पर वो सब था। उस समय हरियाणा को बेटी मारने वाला प्रदेश कहा जाता था, अब बेटी बचाने वाला प्रदेश सबसे अग्रणी प्रदेश इस नाते से, जो 871 की उस समय जो ऑफिशियल एक आंकड़ा दिया जाता था कि जेंडर रेशो उस समय थी, आज वही जेंडर रेशो 923, 926 एनुअल स्तर के ऊपर पहुंच गई है। धनखड़ जी उस समय तरह तरह के कमेंट किया करते थे कि बेटियां कम होने के क्या दुष्परिणाम होते हैं, तो वो भी एक विषय चलता था और उसमें कहीं ना कहीं सत्यता भी थी। लेकिन अब सब चीजें ऐसी नॉर्मल हो गई, हमारी बेटियां, हमारी बहनें सब जिससे से आगे बढ़ रही हैं। अभी एक किसी फंक्शन में मैं था, शायद 10 साल में था कहाँ, तो जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट की लिस्ट में बहनें और भाई सब मिलकर के उन्होंने 20 लोगों की लिस्ट पड़ी जिनको हमको गोल्ड मेडल देने थे, राज्यपाल महोदय भी थे। संयोग से 19 लड़कियां थी, एक लड़का था। उस समय दूसरी चिंता भी हुई, जो मैं अपनी माताओं को ये भी कहना चाहूंगा कि बेटियां भी हैं, बेटियों को आगे बढ़ाना, लेकिन बेटों को भी पीछे नहीं छोड़ना है। तो बेटियां बेटे सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे, तब समाज का ये संतुलन ये अच्छा बनेगा। तो इस नाते से मैं तो कह रहा हूं, पंजाब ने तो नारा बेटा बचाओ ये लगा दिया। एक नया संकट खड़ा हुआ।
हालांकि उसकी चिंता हमें भी है। ये जो हमने हरियाणा नशा मुक्ति और हरियाणा ड्रग फ्री हरियाणा का जो एक नारा देकर यात्रा चलाई है, अभी आज वो कैथल से निकली है, 25 तारीख को करनाल में समापन उसका होगा। इन सारी चीजों के जो व्यसन हैं ये बेटों में यानी एक प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में जो मिलते हैं, तो पंजाब चिंतित बहुत हुआ है। तो इस नाते से तरह तरह की सामाजिक व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कदम चलते रहते हैं। समाज हमारा संतुलित समाज हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबके समान अधिकार इस नाते से आगे बढ़े। तो ये जो कदम उठाया गया है ये बहुत ही सराहनीय, बहुत ही एक प्रकार का मील का पत्थर हमारे इस डेमोक्रेटिक सेटअप में है। मैं इस समय आप सबको आपके माध्यम से पूरे महिला समाज, हमारा मातृशक्ति समाज, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि आप लोगों को सबको पार्लियामेंट में शायद जाना भी है, संजय जी उसकी व्यवस्था सब देखा है। धन्यवाद। एक बार जोर से भारत माता की। हरियाणा में युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए किए जा रहे उपायों का उल्लेख करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा नशा मुक्ति कार्यक्रम और ड्रग्स फ्री हरियाणा का नारा देकर एक साइक्लोथॉन यात्रा चला रहा है, जिसका 25 सितंबर को करनाल में समापन होगा। इसका उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को नशे के दुष्परिणाम के बारे में जागरूक करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।